नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। ध्यान देंगे कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन मुख्य रूप से दो स्रोतों से होता है। पहला स्रोत है अंतर्जात बल, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज, और दूसरा होता है बहिर्जात बल, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि भू संचलन के लिए जो बल उत्तरदायी होते हैं उसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक है अंतर्जात बल, जिसको कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज, और दूसरा होता है बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। अब हम लोग समझेंगे कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज क्या होते हैं। तो ध्यान देंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को ही एंडोजेनेटिक फोर्सेज या अंतर्जात बल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के धरातल के अंदर वे ताकत जो धरातल के पृथ्वी के आंतरिक भाग में एनर्जी के साथ डेवलप होते हैं उन्हीं कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज। इन संचलनों द्वारा क्या होता है कि धरातल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है। विषमताओं का मतलब, कहने का मतलब कि समतल धरातल पर अंतर्जात बल के कारण क्या होता है कि धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, मोड़ और भ्रंश आदि का निर्माण होता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि चूंकि इस बल के कारण धरातल पर विषमताओं का सूत्रपात होता है, अतः इसे विषमताकारी बल के नाम से भी जानते हैं, विषमता निर्माणकारी बल के नाम से भी जानते हैं। इन बलों की उत्पत्ति का संबंध भूगर्भ के अंदर चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने तथा धरातल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है, तापीय विषमता है, उसके कारण होता है। तो क्लियर है कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस को किसको कहते हैं? वे फोर्स जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। इन बलों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? धरातल के अंदर शैलों के, चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने तथा तापीय विषमता से। क्लियर है? चूंकि ये बल धरातल के अंदर उत्पन्न होते हैं तो ये क्या करते हैं? ऊपर के उठते हैं और धरातल पर क्या होते हैं? विषमताओं का निर्माण करते हैं। कैसी विषमता? कहीं पर चट्टान, कहीं पर पर्वत बना, कहीं पठार बना, कहीं मैदान बना, कहीं घाटी बनी, कहीं मोड़ बना, कहीं भ्रंश बना, ये स्थिति डेवलप होती है। क्लियर है? अब इस एंडोजेनेटिक फोर्सेज को स्थिति के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पटल विरूपणी बल, जिसको डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज, और दूसरा होता है आकस्मिक अंतर्जात बल या सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेज के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे कि पटल विरूपणी बल, ध्यान इसके नाम से स्पष्ट है, पटल में अर्थात धरातल में विरूपण लाने वाले बल को ही पटल विरूपणी बल के नाम से जाना जाता है। यह कैसा बल होता है? तो यह बल जो होता है प्राय क्षैतिज रूप में काम करता है, और उसके अलावे यह बल जो होता है क्षैतिज और लंब दोनों रूपों में काम करता है। और इस बल की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि यह बल मंद गति से काम करता है, एक लंबी अवधि तक काम करता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है या दिखाई देता है। और इस बल के कारण क्या होता है कि धरातल पर बृहदाकार काफी बड़े बड़े स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो पटल विरूपणी बल क्या होता है? धरातल पर विरूपण लाने वाले बल को ही पटल विरूपणी बल कहा गया। इस बल की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि यह लंबवत और क्षैतिज दोनों रूपों में काम करता है, मंद गति से कार्य करता है, और इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है। और इसी बल के कारण धरातल पर बृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब क्या है कि इस पटल विरूपणी बल को हम लोग पुनः इसको दो भागों में बांटेंगे। एक है जिसको हम लोग कहते हैं महादेश जनक बल, और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। क्लियर है? कितने भागों में बांटे? पहला है महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल किसको कहते हैं कि इस संचलन का संबंध जो है महाद्वीपों के उत्थान और उसके अवतलन से संबंधित। क्लियर है? महादेश जनक बल जिससे महाद्वीपों का उत्थान और अवतलन हो रहा है उसे ही कहते हैं महादेश जनक बल। क्लियर है? अब देखेंगे कि महादेश जनक बल जो होते हैं वो दो रूपों में काम करते हैं। एक होता है अपवर्ड मूवमेंट, अर्थात वह बल जिससे धरातल ऊपर उठता है उसको कहते हैं अपवर्ड बल, और दूसरा बल जो होता है उसको कहते हैं अधोमुखी, मतलब जिस बल के कारण धरातल का कोई भाग जो है नीचे चला गया उसको कहते हैं अधोमुखी बल। क्लियर है? अपवर्ड बल जो होता है वह भी दो प्रकार से होता है। एक होता है जिसको कहते हैं अपलिफ्ट, मतलब उत्थान करना, और दूसरा होता है निर्गमन। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उत्थान मतलब अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठा, और निर्गमन मतलब क्या, दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो ध्यान देंगे, जब धरातल का कोई भूभाग जो होता है अपने समीपी सतह से ऊपर उठ जाता है तो उसे ही कहते हैं उत्थान।
क्लियर है? धरातल का कोई भूभाग अपने समीपी सतह से ऊपर उठ गया तो उसको कहेंगे उत्थान। निर्गमन क्या होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि स्थल का कोई तटीय भाग जो पहले जल के अंदर डूबा हुआ था अब क्या हो गया, वह जल से ऊपर उठ गया, उसको कहते हैं निर्गमन, अर्थात इमर्ज कर गया। क्लियर है? तो उत्थान और निर्गमन में आप अंत क्लियर होंगे। उत्थान होता है मतलब धरातल का कोई भूभाग जो अब ऊपर उठ गया उसको कहते हैं उत्थान, अपने समीपी सतह से ऊपर उठ गया। और निर्गमन क्या होता है कि स्थल का कोई तटीय भूभाग जो पहले जलमग्न था अब वह जल से ऊपर उठ गया है तो उसको कहते हैं निर्गमन। क्लियर है? तो ऊपरी मुखी बल मतलब अपवार्ड फोर्स को हम लोग कितने भागों में बांटे, दो भाग में, एक उत्थान हुआ दूसरा निर्गमन हुआ। क्लियर है? उसी तरीके से अधोमुखी बल को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अधोमुखी मतलब वह बल जिससे धरातल का कोई भूभाग नीचे चला जाता है। तो जब धरातल का कोई भूभाग अपने समीपी सतह से नीचे धंस जाता है उसको कहते हैं अवतलन। जैसे मान लीजिए कि दो प्लेट इस तरह हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो क्या होता है कि एक प्लेट जो है दोनों टकराने से जो भारी प्लेट होता है वह सब्जेक्ट कर गया, नीचे चला गया तो इसको कहते हैं अवतलन। नीचे क्यों चला गया तो यह हो गया अवतलन। निमज्जन क्या होता है, निमज्जन बिल्कुल निर्गमन की तरह है लेकिन यहां अंतर क्या, निमज्जन कि स्थल खंड का कोई भूभाग जो है जो पहले जो ऊपर में था, भूमि के ऊपर था, जब सागर से ऊपर था, अब क्या हो गया, डूब गया, जल के नीचे डूब गया तो उसको कहते हैं निमज्जन। कोरोमंडल का तटीय प्रदेश जो है इसमें इस तरह के निमज्जन के काफ़ी अच्छे उदाहरण मिलते हैं। तो अवतलन मतलब कोई भूभाग धरातल का जो अपने समीपी सतह से नीचे चला गया उसको अवतलन। निमज्जन की स्थल का कोई भूभाग, तट का भाग जो अब क्या हो गया, निमज्ज कर गया, नीचे चला गया, समुद्र में डूब गया, उसको कहते हैं निमज्जन। तो हम लोग देख लें महादेश जनक बल, पटल विरूपणी बल में दो भाग, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल को हम लोग समझ लिए कि एक अपवार्ड होता है दूसरा लोवार्ड होता है। अपवार्ड में क्या हो रहा है कि उत्थान और निर्गमन, और अधोमुखी में क्या हो रहा है, अवतलन और निमज्जन। अब हम लोग समझेंगे पर्वत निर्माणकारी बल, मतलब वह बल कैसा होता है। यह बल प्राय क्षैतिज रूप में काम करता है, क्षैतिज रूप में काम करता है मतलब हॉरिजॉन्टल रूप में आए दो प्लेट और एक दूसरे से टकराए, और इस टकराहट के कारण होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, टेंडेंशियल फोर्स भी कहते हैं, मतलब स्पर्श रेखीय बल भी इसको कहा जाता है क्योंकि यह स्पर्श के रूप में काम करता है, क्षैतिज रूप में काम कर रहा है। तो पर्वत निर्माणकारी बल प्राय क्षैतिज रूप में काम कर रहा है, इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां देखेंगे कि पटल विरूपणी बल जो है वह दो रूपों में काम करता है। एक होता है तनाव मतलब टेंशनल फोर्स, और दूसरा होता है संपीड़न मतलब कंप्रेशन। तो टेंशनल क्या होता है, कोई भी धरातल का कोई भूभाग जिसमें क्या होता है, आप इस तरह समझिए इसको, धरातल का कोई भूभाग जैसे ये है, आप इस तरह देखिए कि एक भूखंड है, एक भूखंड इस तरह है। अब इस भूखंड पर दो विपरीत दिशाओं की ओर तरंगें चल रही हैं, एनर्जी काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि इस धरातल के इस भाग पर टेंशन पड़ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्रैक होगा, और क्रैक होने के बाद यह इसको बोलते हैं चटकन, और दूसरा होता है जब क्रैक होकर यह टूटकर अलग हो जाएगा तो इसको करेंगे फॉल्ट। तो तनाव बल मतलब जब धरातल के अंदर बल जो होता है विपरीत दिशा में काम करते हैं तो भूखंड पर क्या होता है, टेंशन होता है, तनाव का बल काम करता है, और इस बल के कारण क्या होता है, धरातल में सबसे पहले चटकन होती है और उसके बाद फॉल्ट होता है, मतलब टूट जाता है, और इसी प्रक्रिया के कारण रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। क्लियर है? दूसरा होता है संपीड़न, जब धरातल का कोई भूभाग उसके एक दूसरे की ओर आते हैं, दो भूखंड है एक दूसरे की ओर आए तो दोनों जब टकराएंगे तो क्या होगा, टकराहट के कारण क्या होगा, धरातल का कोई भूभाग ऊपर उठेगा, कोई भूभाग नीचे धंसेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग वलन और संवलन। वलन क्या होता है कि जब संपीड़न का फोर्स काम करता है तो स्थल का कोई भूभाग जो होता है जब टकराएगा तो या तो ऊपर उठेगा या नीचे से धंसेगा। जब ऊपर उठेगा तो उसको कहते हैं हम लोग वलन का भाग, जिसको अपनति का भाग है, और नीचे धंसे भाग को अविनति कहते हैं। क्लियर है? संवलन क्या है, इसमें भी स्थल खंड का उत्थान होता है, लेकिन यह उत्थान वलन की अपेक्षा क्या होता है, गुंबदनुमा आकार में होता है, इस तरीके के गुंबदनुमा शेप में होता है संवलन में। स्पष्ट है कि धरातल पर गुंबदाकार स्थलाकृति का निर्माण संवलन प्रक्रिया का परिणाम है, और इसका प्रभाव जो होता है काफी दूर तक विस्तृत
क्षेत्र में होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्लियर हो गए, क्लियर हम लोग समझ लिए पटल विरूपणी बल और पटल विरूपणी बल के जितने भी वर्क हैं, महादेश जनक बल, पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल को हम लोग कितने भागों में बांटे, दो भाग में, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ऊपरी मुखी को भी हम लोग दो भागों में बांटे, उत्थान और निर्गमन। जबकि अधोमुखी बल को हम लोग कितने भाग में बांट रहे हैं, पुनः दो भाग में, अवतलन और निमज्जन। पर्वत निर्माणकारी बल को हम लोग कितने भागों में बांटे, दो, और तनाव और संपीड़न। तनाव क्या होता है, टेंशन फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण चटकन और भ्रंशन की स्थिति हो रही है। संपीड़न के कारण क्या होता है, वलन और संवलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब हम लोग यहां पर समझ रहे हैं आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक मतलब अचानक, सडन इंडोजेनेटिक फोर्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए भूकंपीय घटनाएं अचानक होता है, वॉल्केनिक इरप्शन अचानक होता है, तो इन घटनाओं को कहते हैं, भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाओं को कहते हैं सडन इंडोजेनेटिक फोर्सेज। क्लियर है। भूकंप और ज्वालामुखी का टॉपिक हम अलग से करवाएंगे इसमें, तब भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। अब आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, एक्सोजेनेटिक फोर्स को कहा जाता है समतल स्थापक बल। जैसे क्या होता है, इंडोजेनेटिक फोर्स का काम क्या होता है, इंडोजेनेटिक फोर्स का काम होता है धरातल पर विषमताओं का सूत्रपात करना। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज का काम क्या होता है कि उन विषमताओं का विनाश करना, अर्थात इसे समतल स्थापक बल के नाम से जाना जाता है। और यह बल धरातल के ऊपर काम करता है, नीचे के द्वारा, मतलब अंतर्जात बल के द्वारा धरातल पर जो विषमताएं लाई जाती है, एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा उन विषमताओं को काट छांट कर बराबर किया जाता है, और इसीलिए इसे समतल स्थापक बल के नाम से जाना गया। अब समतल स्थापक बल में जो इसका मुख्य वर्क होता है वह क्या होता है, डेनुडेशन, अनाच्छादन। अनाच्छादन किसको कहते हैं, ध्यान देंगे कि अपक्षय और अपर्दन की कंप्लीट क्रिया जब एक साथ काम करती है तो उसको कहते हैं अनाच्छादन। क्लियर है। अपक्षय क्या है, जब कोई चट्टान भाग जो है अपने ही स्थान पर टूटता फूटता है, अपने ही स्थान पर, तो उसको कहते हैं अपक्षय। क्लियर है। उसमें कटान कर नहीं होता है, अपने स्थान पर कोई भूखंड, कोई चट्टान टूट गया तो उसको कहेंगे अपक्षय। अब क्यों टूटेगा, तो उसके तीन कारण हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या होता है, मुख्य रूप से जब धरातल पर तापमान की क्रिया के कारण, पाला की क्रिया के कारण कोई चट्टान जो है फैलती है, सिकुड़ती है, तो उसके कारण क्या होता है, चट्टानों में टूटन होता है। अब चट्टानों के कण ढीले होते हैं, वे टूटते हैं, तो उसको कहते हैं भौतिक अपक्षय। क्लियर है। यह बल मुख्य रूप से गर्म प्रदेशों, मरुस्थलीय प्रदेशों में काम करता है, भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, सामान्यतः उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में वर्क करता है, जहां पर हाइड्रेशन की क्रिया, कार्बोनेशन की क्रिया, ऑक्सीडेशन की क्रियाएं होती हैं, हो सकती है, तो वैसे प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय काम करता है। मगर रासायनिक अपक्षय का एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि ध्यान दीजिएगा कि घरों की छत जो होते हैं जब काफ़ी पुराने हो जाते हैं, जो छड़ जो है धीरे धीरे उसमें जंग लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, मोटी मोटी छड़ जो है पतली हो जाती है, झड़ जाते हैं, उसके कण झड़ जाते हैं, तो यह रासायनिक अपक्षय का क्रिया है, का एग्जाम्पल है। तो वैसी चट्टानें जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो वहां पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी और धीरे धीरे चट्टानों में टूट फूट होगी, तो उसको कहेंगे रासायनिक अपक्षय। क्लियर है। या फिर आप बोलिए वैसी चट्टान जिसमें लाइमस्टोन की, वैसा लाइमस्टोन का एरिया जिसमें चूना पत्थर अधिक है, तो वहां भी रासायनिक अपक्षय होगा, तो वह भी टूटेगा, फूटेगा। तो यह होता है रासायनिक अपक्षय का एग्जाम्पल। जैविक अपक्षय को आप समझिए इस तरीके से, कोई चट्टान है, ठीक है, और उसमें पौधे उग गए, तो पौधों की जड़ जो है चट्टानों के अंदर फैलते हैं, तो उससे क्या होता है, चट्टानों के संगठन ढीले होते हैं और चट्टानें धीरे धीरे टूट फूट जाती है, तो उसको कहते हैं जैविक अपक्षय। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपक्षय का, जिसको मैं एक अलग टॉपिक के रूप में आपको बताऊंगा, वेदरिंग की भौतिक अपक्षय क्या है, रासायनिक अपक्षय क्या है, जैविक अपक्षय क्या है। यहां पर हम समझेंगे अपर्दन। ध्यान दीजिएगा, अनाच्छादन के दो रूप, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन की कंप्लीट क्रिया क्या है, अनाच्छादन। अपक्षय हम लोग समझ गए। अब दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है अपर्दन। अपक्षयित पदार्थ जब कट छट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है, तो उसे ही कहते हैं अपर्दन। अब क्या होता है, अपर्दन के 5-6 एजेंट होते हैं। कौन कौन से एजेंट हैं, तो सबसे पहला है नदी, दूसरा है पवन, तीसरा है हिम नदी, सागरीय तरंग, भूमिगत जल और परिहिमानी। तो ये जैसे नदी के द्वारा, नदी जो क्या करती है, पहाड़ों से निकली और उसके बाद मतलब जहाँ पर इसका ऑरिजिन हो रहा है, और वहाँ से वह ढाल सारे बहते हुए मैदानी भागों में इंटर की और उसके बाद समुद्र में चली गई। तो एक लंबी दूरी तय कर रही है, तो वह क्या कर रही है कि चट्टानों को काट छाट कर ला रही है पर्वतों से और मैदानों में डिपोजिट कर रही है और फिर आकर डेल्टाई प्रदेश में ले जा रही है। तो नदी के द्वारा अपने मार्ग पर
कई विविध प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया जाता है अपर्दन की क्रिया के द्वारा, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा। तो ऐसी आकृतियों को कहा जाता है फ्लूवियल टोपोग्राफी, मतलब नदीकृत स्थलाकृति। पवन का जहां तक बात है तो पवन भी अपनी अपर्दन और निक्षेपण क्रिया के कारण विविध प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। ऐसी आकृति को कहा जाता है एरिड टोपोग्राफी या मरुस्थलीय स्थलाकृति। हिमनदी का वर्क जो होता है वह मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों में, उप ध्रुवीय प्रदेशों में होता है। इसके अलावे वैसे प्रदेश जो काफी ऊंचे प्रदेश हैं जहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, तो वैसे प्रदेशों में ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी का या हिमानीकृत स्थलाकृति का विकास होता है। सागरीय तरंग कहाँ वर्क करती है? तटीय भागों में। तो तटीय भागों में सागरीय तरंग की अपर्दन और निक्षेपण क्रिया के कारण विविध प्रकार की आकृतियां बनती है। भूमिगत जल, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमिगत जल के अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं के द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नाम दिया गया है कास्ट स्थलाकृति। यह चूनेदार स्थलाकृति होती है और जहां पर चूना पत्थर के चट्टान होते हैं वहां पर यह मुख्य रूप से काम करता है। परिहिमानीय स्थलाकृति एक विशिष्ट प्रकार की आकृति है जिसका निर्माण ध्रुवीय प्रदेश के चारों ओर उप ध्रुवीय प्रदेशों के क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण भू संचलन था जिसको मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको समझाया। अगले क्लास में मैं अपर्दन के एक दूत नदी के संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। ओके।